Hello dear students, myself KC sir and I welcome you all to Edviz Learning, Live to Learn. Dear students, हम लोगों ने जो चैप्टर चालू किया था that was मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो. तो हमने स्टूडेंट्स ये सीखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अकॉर्डिंग टू हंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड, ओएस्टर्ड साइंटिस्ट का नाम है, तो अकॉर्डिंग टू हिम जब हमारे पास एक वायर होगा स्टूडेंट्स, वायर, एंड उस वायर में से करंट पास होगा तो हमारे उस वायर के चारों तरफ ना स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है. बराबर, दिस वी हैव लर्नड. हमको ये चीज मालूम है कि अगर हमारे पास एक वायर है लाइक दिस एंड उस वायर में से स्टूडेंट्स करंट पास हुआ इस तरह से, तो ये वायर के चारों तरफ ना स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर लूप्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्क्यूलर लूप्स में इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बी. अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना स्टूडेंट्स, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अगर थंब ने करंट का डायरेक्शन दिया तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होगा स्टूडेंट्स, वो कर्ल्ड फिंगर्स हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा कुछ इस प्रकार. बराबर. तो ये हंस क्रिश्चियन ओएस्टर्ड ने लोगों को बताया कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ ना स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. क्लियर है. अब लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप. आप ये डायग्राम देखो, तो इन दिस डायग्राम स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हो कि ये करंट कैरिंग लूप है, मतलब ये एक ऐसा लूप है जिसमें से करंट पास हो रहा है. तो ये करंट कैरिंग लूप को ना स्टूडेंट्स अगर हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, सो दिस इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये एन पोल है, ये एस पोल है, सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेटिक फील्ड विल गो. तो अगर स्टूडेंट्स एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने करंट कैरिंग लूप के अक्रॉस लगाया तो आप देख सकते हो कि करंट कैरिंग कॉइल पे ना दो फोर्स लग रहे हैं, ये पहला फोर्स एंड ये दूसरा फोर्स. ये जो दो फोर्स लग रहा है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है. वन फोर्स इज गोइंग इनसाइड, अदर फोर्स इज कमिंग आउट. तो ये दोनों फोर्स का स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑपोजिट है एंड मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स इक्वल है. मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स दोनों फोर्स का सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो ये दोनों फोर्स मिलके ना स्टूडेंट्स इस कॉइल के ऊपर लगाने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज टॉर्क. क्या लगाने वाले? टॉर्क. एंड ये टॉर्क का सिंबल है, सिंबल ऑफ टॉर्क इज दिस टाउ. तो ये जो टॉर्क लगेगा ना स्टूडेंट्स, ये टॉर्क के वजह से हमारा ये सर्कुलर लूप विल स्टार्ट टू रोटेट मैग्नेटिक फील्ड में. हमने स्टूडेंट्स डेरिवेशन से ये देखा था कि ये सर्कुलर लूप के ऊपर लगने वाला जो टॉर्क होगा, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू NIAB sin थीटा. ये स्टूडेंट्स हम लोगों का डेरिवेशन हो चुका है. सो द टॉर्क विच विल एक्ट ऑन दिस सर्क्यूलर कॉइल इज NIAB sin थीटा. अब यहां पे ना n क्या है? तो नंबर ऑफ टर्न्स. क्या आपका ये जो सर्क्यूलर कॉइल है या फिर रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल कितनी बार है, टर्न्स कितना इसमें? एक ही टर्न है या 10-15 टर्न्स है? तो हाउ मेनी टाइम्स द वायर इज वाउंडेड, कितनी बार वायर को वाउंड किया, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है करंट. करंट इज आई, कि जो करंट फ्लो कर रहे हैं इस कॉइल में से, करंट इज आई. ए क्या है स्टूडेंट्स? तो इस कॉइल का एरिया, ये जो हमारा कॉइल है जिस कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उस कॉइल का एरिया, दैट इज ए. एंड स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों ने इस कॉइल के अक्रॉस लगाया, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी. आपका जो करंट का डायरेक्शन है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इनके बीच का जो एंगल होगा उस एंगल का साइन थीटा. ये होता है टॉर्क जो लगेगा एक करंट कैरिंग लूप पे. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था. बराबर. नाउ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ना स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को सीखना. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. रेडी? चलो. तो ना स्टूडेंट्स मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिंपल भाषा में होता है एमीटर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट अ एमीटर. एंड एमीटर का काम क्या है? एमीटर मेजर्स करंट.
तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा? करंट मेजर करेगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट्स एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस है जिसके मदद से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एक्चुअली एन एमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कैसे है ना स्टूडेंट्स, हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारा करंट है सर्किट के अंदर, जिस करंट को स्टूडेंट्स हमें मेजर करना है, दैट करंट इन द सर्किट को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो अभी अभी हमने देखा, टॉर्क मतलब क्या होता है? रोटेटिंग फोर्स। कॉइल को रोटेट करने वाला जो रोटेटिंग फोर्स होता है, दैट रोटेटिंग फोर्स इज अ टॉर्क। तो टॉर्क के टर्म्स में ना स्टूडेंट्स हम लोग मेजर कर सकते हैं करंट को। करंट सर्किट के अंदर का मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, जो कि मिलेगा उस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर। करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक टॉर्क लगेगा स्टूडेंट्स, एंड उस टॉर्क के मदद से हम करंट का वैल्यू मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब कि सर्किट में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा स्टूडेंट्स, द कॉइल विल एक्सपीरियंस मोर टॉर्क, एंड जितना कम करंट फ्लो होगा सर्किट में, कॉइल विल एक्सपीरियंस लेस टॉर्क। तो टॉर्क के टर्म्स में स्टूडेंट्स हमें मेजर करना है करंट। रेडी? चलो, तो ना स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग ये फिगर को एक बार देख लेते हैं, एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप ये फिगर को देखो तो दिस इज एन एक्सटर्नल बार मैग्नेट, एन पोल एंड एस पोल। ये हमारा स्टूडेंट्स एक स्प्रिंग है। दिस इज अ स्प्रिंग जिसको हमने कनेक्ट किया है एक कॉइल के साथ। कॉइल में से क्या होता है? तो कॉइल में से करंट फ्लो होता है, एंड इस कॉइल के अंदर स्टूडेंट्स कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें मेजर करना है। वी हैव टू मेजर हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल। बराबर? एक चीज अगर आप ध्यान से देखो तो हमने उस कॉइल को ना एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज किया है। आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का सिलेंडर? तो ये जो कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो होगा, जिसको हमें मेजर करना है, रेड वाला चीज जो दिख रहा है दैट इज द कॉइल। कॉइल के अंदर जो करंट है उसको हमें मेजर करना है। तो ये जो हमारा कॉइल है ना स्टूडेंट्स, ये कॉइल में कितना करंट होगा उसको मेजर करने के लिए हमने कॉइल को एक सिलेंडर के अंदर रखा है। तो जो सिलेंडर है ना स्टूडेंट्स, उस सिलेंडर को हम कहते हैं कोर। द सिलेंडर इज कॉल्ड एज कोर। सिलेंडर के अंदर हमने उस कॉइल को रखा है। एक और चीज आप देख सकते हो कि कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है। पॉइंटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल। अब हमको मेजर करना है करंट। तो अगर सपोज मान लो कि यहां पे एक सर्किट है, सो मे बी दिस इज अ बैटरी। यहां हमारे पास एक बैटरी है, बराबर? फिर ना स्टूडेंट्स मान लो यहां पे हमारे पास एक बल्ब है, तो बल्ब से ये पता चलेगा कि सर्किट में करंट है, बराबर? एंड स्टूडेंट्स हम लोग इस वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे T2 के साथ इन दिस वे। तो क्या हो जाएगा? आपके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट विल एंटर। करंट विल एंटर, एंड ये करंट क्या करेगा? आपके इस कॉइल में से फ्लो करेगा। स्टूडेंट्स अभी अभी हमने सीखा कि अगर एक कॉइल जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर हमारे पास एक कॉइल है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एंड करंट फ्लो करने वाले कॉइल को स्टूडेंट्स अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, बराबर? तो कॉइल पे क्या लगेगा? तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा। एंड अभी अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि कॉइल पे लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin थीटा होगा। ये हमने डिराइव भी किया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है? तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है, एंड बाय द वे हमें ये करंट का वैल्यू स्टूडेंट्स मेजर करना है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता में दिस इज नथिंग बट एन एमीटर। ये पूरा डिवाइस जो आप देख पा रहे हो ना, दिस इज अ एमीटर, एंड एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। तो मेरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मुझे मेजर करना है। तो हम उस करंट को ना स्टूडेंट्स कॉइल में से फ्लो करवाते हैं। कॉइल रखा किधर है? हमने कॉइल को स्टूडेंट्स रखा है दो हॉर्स शेप्ड बार मैग्नेट्स के बीच में। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा कॉइल हॉर्स शेप्ड बार मैग्नेट्स के बीच में है, तो ये हॉर्स शेप्ड बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। कॉइल के बीचों बीच से मैग्नेटिक फील्ड पास होगा, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कॉइल में से पास होगा।
अब स्टूडेंट्स ये मैग्नेटिक फील्ड में जब कॉइल करंट पास करवाता है तो हमको मालूम है कि कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा। स्टूडेंट्स ये टॉर्क के वजह से हमारा कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा। जैसे ही स्टूडेंट्स हमारा कॉइल रोटेट होगा, आप समझ रहे हो कॉइल के साथ लगा हुआ जो पॉइंटर है ये पॉइंटर भी रोटेट होगा। एंड स्टूडेंट्स ये पॉइंटर जैसे जैसे रोटेट होगा, स्केल के ऊपर पॉइंटर रोटेट होगा तो हमको पता चल जाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। आप समझो, अगर करंट का वैल्यू स्टूडेंट्स ज्यादा है, अगर करंट का वैल्यू ज्यादा है तो टॉर्क जो लगेगा कॉइल पे वो ज्यादा होगा। एंड अगर स्टूडेंट्स जो टॉर्क लगेगा किस पे, कॉइल पे, तो कॉइल पे लगने वाला टॉर्क स्टूडेंट्स अगर ज्यादा होगा तो कॉइल ज्यादा घूमेगा ना। एंड अगर तुम्हारा कॉइल ज्यादा घूमेगा स्टूडेंट्स तो तुम्हारा पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो यूजिंग द पॉइंटर हम डिफ्लेक्शन को देख के ये समझ सकते हैं कि हमारे ये सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। इतना क्लियर हो गया? हम और डिटेल में बात करेंगे, बट ऊपर ऊपर से ये चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें जिस करंट को मेजर करना था उस करंट को हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पास करवाया। जब हमने करंट को मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पास करवाया तो करंट कॉइल में से फ्लो करते ही कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लग गया। एंड उस टॉर्क के वजह से आपका जो कॉइल है वो रोटेट होता है। एंड अगर कॉइल रोटेट होता है तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है। उस पॉइंटर को हमने स्केल पे रख दिया तो डिफ्लेक्शन देख के हमको पता चलता है कितना करंट फ्लो होगा। क्लियर है? अब ये जो हमारा टॉर्क है ना स्टूडेंट्स, जो टॉर्क आपके इस कॉइल पे लगेगा, कॉइल का कलर याद रखो रेड, तो हमारे इस कॉइल पे लगने वाला जो टॉर्क है ना स्टूडेंट्स, हम इस टॉर्क को कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्योंकि ये टॉर्क कॉइल का डिफ्लेक्शन करवा रहा है। सब चीजें हम लोगों को आसान करने के लिए नाम्स दिया गया है। तो क्योंकि ये टॉर्क कॉइल को डिफ्लेक्ट करवा रहा है, हम लोगों ने इस टॉर्क को कहा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मैं चाहता है कि आप ये याद रखो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहां लगता है। कहां लगता है स्टूडेंट्स? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है कॉइल पे। कॉइल के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है। यहां तक क्लियर है? अब कैसे है ना स्टूडेंट्स, हमको ये समझना है कि ये कोर का क्या काम है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कोर? तो आपको दिख रहा है ये जो सिलेंडर है कोर, ये कोर ने क्या किया ना स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दिया। मतलब यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल कर दिया। द मैग्नेटिक फील्ड इज बिकमिंग रेडियल। उसका मतलब क्या है हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? देखो हम लोगों ने ना स्टूडेंट्स सेम फिगर को ऊपर से देखा। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्टूडेंट्स हमने ऊपर से देखा। मतलब लास्ट केस में ना स्टूडेंट्स हम बाजू से देख रहे थे, वी वर लुकिंग फ्रॉम द साइड। तो बाजू से देख रहे थे तो हमको सिलेंडर ऐसा दिख रहा था ग्रीन कलर का, एंड उसके अंदर हमको कॉइल ऐसा दिख रहा था, बराबर। अब स्टूडेंट्स हम इसको ऊपर से देखते हैं। अगर मैंने इसको ऊपर से देखा तो ऊपर से स्टूडेंट्स मेरे को कोर ग्रीन कलर का, वो तो कोर है, ये क्या है, ये तो कोर है। तो ऊपर से स्टूडेंट्स मेरे को कोर सर्कल दिखेगा, एंड ऊपर से स्टूडेंट्स मेरे को वो कॉइल बस एक लाइन दिखेगा। आप देखो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एंड्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जैसा सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड होता है। जरा देखना, अगर स्टूडेंट्स ये कोर नहीं होता, अगर नहीं होता, इफ दिस कोर इज नॉट देयर, एंड स्टूडेंट्स हमने ये बार मैग्नेट्स को ना हॉर्स शू नहीं किया होता, मतलब कि ये एन है एंड स्टूडेंट्स ये वाला एस है ऐसा, एंड स्टूडेंट्स बीच में ना कोर नहीं है, तो बीच में क्या रहेगा, सिर्फ ये कॉइल रहेगा। तो कॉइल सपोज ऐसा है, कॉइल इज लाइक दिस। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर निकलता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर खत्म होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है, निकलता परपेंडिकुलर है, खत्म भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब कि स्टूडेंट्स एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा एंड ऐसा निकलेगा। तो ये सारे के सारे ब्लैक कलर के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन पोल से परपेंडिकुलर निकलेगा एंड एस पोल पे परपेंडिकुलर खत्म होगा। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से स्टूडेंट्स आपका ये जो रेड कलर का कॉइल है वो रोटेट होगा। तो डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि ये कॉइल रोटेट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा कॉइल ना स्टूडेंट्स फील्ड के साथ पैरेलल हो जाएगा। ये कॉइल है ना, एंड इस कॉइल पे रोटेशन मिल रहा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वजह से। तो कॉइल रोटेट करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारा कॉइल, जिसको कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, वो कॉइल ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स रोटेट होते होते। एंड स्टूडेंट्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हॉरिजॉन्टल ही है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो हॉरिजॉन्टल ही है। तो डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि आपका कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो गया। अगर स्टूडेंट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल आपस में पैरेलल हो गया तो टॉर्क लगना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो टॉर्क लगना इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि राइट नाउ थीटा इज 0 एंड हमको मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB साइन ऑफ थीटा, जहां पे थीटा 0 है, साइन 0 कितना हो गया? 0 हो गया। तो टॉर्क लगना बंद हो गया। मतलब कि स्टूडेंट्स जब हमारे कॉइल में से करंट फ्लो होगा तभी भी कॉइल का रोटेशन बंद हो जाएगा, जो कि गड़बड़ हो गया। हम ऐसा नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं चाहते स्टूडेंट्स कि जब कॉइल में से करंट फ्लो करे तो कॉइल पे टॉर्क लगना बंद हो जाए। बंद हो जाएगा तो पॉइंटर अब घूमेगा ही नहीं। पॉइंटर एक पॉइंट तक जाके उसके आगे जाएगा नहीं। अरे पॉइंटर तब घूमता है जब आपका कॉइल घूमता है, क्योंकि पॉइंटर कॉइल से लगा हुआ है स्टूडेंट्स। पॉइंटर कॉइल से लगा हुआ है तो कॉइल रोटेट होगा तब जाके ना पॉइंटर घूमेगा। एंड पॉइंटर घूम रहा है तो पता चल रहा है कि करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट के बाद ना स्टूडेंट्स अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता तो कॉइल पे टॉर्क लगना बंद हो जाता, पॉइंटर घूमना बंद हो जाता। हम ये नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया? हमने किया इसका सॉल्यूशन। ये तो प्रॉब्लम था, तो हमने बोला कि हमको इस तरह से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो जाता है कि एक पॉइंट के बाद टॉर्क लगना बंद हो जाता है। हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हमको इस प्रकार का पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ना पसंद आके हमको स्टूडेंट्स चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हमको चाहिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। रेडियल, सर्कल के रेडियस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो उसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा ना, कभी भी आपका कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे के सारे कॉइल के साथ पैरेलल कभी नहीं आएगा। इधर तो आ गया था। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है तो आपके कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल आ चुका था, जिसके वजह से एक ऐसा पॉइंट आ गया कि टॉर्क लगना बंद हो गया। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया? हमने कोर लिया। ये वो ग्रीन कलर का कोर है। एंड स्टूडेंट्स हमने इस कोर के दोनों साइड में जो मैग्नेट्स लिया ना, वो ऐसा बार मैग्नेट नहीं लिया। हमने मैग्नेट को भी ऐसा कर्व में लिया। दिस इज द मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। तो ये एस पोल है एंड ये एन पोल है। तो दिस इज हॉर्स शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शेप्ड मैग्नेट। एंड ये क्या है? ये आपका कोर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर सरफेस से निकलता है, परपेंडिकुलर सरफेस पे जाता है। मतलब कि स्टूडेंट्स इमेजिन करो एन पोल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चला गया, एन पोल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चला गया, एन पोल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा चला गया। तो आप ये देख सकते हो कि सारे मैग्नेटिक फील्ड्स इमेजिनरी वे में आपके कोर के सेंटर से पास होते हुए जा रहा है। तो उसी चीज को अच्छे से अगर हमने देखा तो इट लुक्स लाइक दिस, क्योंकि वास्तविकता में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा बीच में गैप रह जाएगा। एंड हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी सच दैट हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स आपके कोर से परपेंडिकुलर है। हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके कोर से परपेंडिकुलर है। तो इसको हम कहते हैं एज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अभी देखो कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोर के साथ क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए एंड टॉर्क लगना बंद हो जाए। तो कभी नहीं होगा। तो जस्ट टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल स्टूडेंट्स, जस्ट टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल वी आर यूजिंग द कोर। जस्ट टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल वी आर यूजिंग द कोर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे कोर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? तो रेडियल हो गया। एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट्स कॉइल का ये एरिया वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द कॉइल।
कॉइल का ये एरिया वेक्टर है। तो आप देखो लगभग सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है। तो ना स्टूडेंट्स, जब आपका कॉइल रोटेट होगा तभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो सर्कल के डायरेक्शन में ही है ना, तो हमेशा ये थीटा 90 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम हमेशा थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियल। एक काम करो, आप नोटबुक में ये लिख लो, कोर मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। कोर मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। कोर ने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल किया। क्लियर है? एक बार ना स्टूडेंट्स पीछे जाएंगे। अगर एक बार हम लोगों ने पीछे गए, ठीक है, यही अपना फिगर था। देखो, एक और चीज आप देख पा रहे हो, दैट इज द स्प्रिंग। आपको दिख रहा है ये ऊपर स्प्रिंग है, कॉइल के ऊपर स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का क्या काम है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्प्रिंग? कैसा है ना स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि जब हमारे सर्किट में करंट का बहना बंद हो जाए, तो पॉइंटर वापस स्टूडेंट्स 0 पे आना चाहिए। ऐसा नहीं हम चाहते हैं कि हमारा पॉइंटर हमेशा 2 पे डिफ्लेक्ट करता रहे। मतलब करंट हमने बंद कर दिया, नो करंट इज फ्लोइंग, तब हम चाहते हैं कि पॉइंटर वापस 0 पे आ जाए। मतलब वी वांट दैट द पॉइंटर शुड कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। उसके लिए स्टूडेंट्स हमने एक इलास्टिक स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है। अब आप देखो कंसेप्ट क्या हो रहा है। कंसेप्ट ऐसा है स्टूडेंट्स कि दिस इज द स्प्रिंग, ये हमारा स्प्रिंग है, एंड स्टूडेंट्स ये स्प्रिंग के नीचे हमने ना ये रेक्टेंगुलर कॉइल यूज किया है। ठीक है, ये हमारा कॉइल है। आप रेडियो देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब करंट इस कॉइल में से फ्लो करता है, तो हमारे इस कॉइल के ऊपर क्या लगता है? तो आपने बोला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को ना स्टूडेंट्स आगे से हम टाउ डी करके लिखेंगे। टाउ डी मतलब डिफ्लेक्टिंग। तो हमारे इस कॉइल पे क्या लगता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है। क्यों? इसके लिए क्योंकि हमारे ये कॉइल को हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा ये कॉइल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल पे क्या लगेगा? तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा। तो क्या मैं ऐसा यहां पे रोटेट करके दिया है, मतलब कि हमारा ये कॉइल रोटेट हो रहा है, एंड हमारा ये कॉइल रोटेट हो रहा है ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको कि मैंने लिखा टाउ डी। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब ना स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, जैसे ही आपका कॉइल रोटेट हो रहा है, आपके कॉइल से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग। आपका कॉइल रोटेट हुआ ड्यू टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो कॉइल से जुड़ा हुआ स्प्रिंग है। तो मैं ये लिख के देता है कि कॉइल से जुड़ा हुआ क्या है? तो कॉइल से जुड़ा हुआ स्प्रिंग है। स्प्रिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स? जब आपका कॉइल रोटेट होगा, तो डू यू अंडरस्टैंड कि आपके कॉइल से जुड़ा हुआ जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग में एडिशनल ट्विस्ट आएगा, वो ज्यादा वाउंड हो जाएगा। ये स्प्रिंग है, ये कॉइल है, कॉइल रोटेट हो रहा है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स कॉइल रोटेट होगा, ऊपर के स्प्रिंग में ना ट्विस्ट आना चालू हो जाएगा। स्प्रिंग में क्या आएगा? ट्विस्ट। एंड स्प्रिंग क्या है स्टूडेंट्स? तो स्प्रिंग तो इलास्टिक है, स्प्रिंग इज इलास्टिक। अगर स्प्रिंग आपका इलास्टिक है, तो स्प्रिंग विल ट्राई टू अपोज द फॉर्मेशन ऑफ ट्विस्ट्स। स्प्रिंग इलास्टिक है ना, तो स्प्रिंग कोशिश करेगा कि वो ये ट्विस्ट्स के बनने को रोक सके। अरे आपका रबर बैंड इलास्टिक है, रबर बैंड को खींचो, रबर बैंड क्या कोशिश करता है? वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आना, है कि नहीं? जैसा आपका रबर बैंड इलास्टिक है एंड रबर बैंड को खींचने पे रबर बैंड कोशिश करता है वापस आने का, उसी प्रकार बच्चों आपका ये जो स्प्रिंग है वो भी तो इलास्टिक है। आपका स्प्रिंग भी तो इलास्टिक है, तो स्प्रिंग को अच्छा नहीं लगता है कि उसके अंदर ऐसा ट्विस्ट बन रहा है। स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग अपने अंदर ना बच्चों एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि स्प्रिंग को ये ट्विस्ट को अपोज करना है। मतलब कि स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि विद इन द स्प्रिंग अ रीस्टोरिंग टॉर्क विल बी डेवलप्ड, एंड उस रीस्टोरिंग टॉर्क को मैं टाउ आर कहेगा। कॉइल में क्या लग रहा है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टाउ डी।
उसके वजह से स्प्रिंग में क्या बना? ट्विस्ट। स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक। तो अगर स्प्रिंग इलास्टिक है तो स्प्रिंग क्या करेगा? ट्विस्ट के फॉर्मेशन को ऑपोज। एंड अगर स्प्रिंग ट्विस्ट के फॉर्मेशन को ऑपोज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्प्रिंग ना अपने अंदर डेवलप करेगा रीस्टोरिंग टॉर्क को। क्या डेवलप करेगा? रीस्टोरिंग टॉर्क को। बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन थीटा। देखो, अगर आपका ये डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ तो ट्विस्ट ज्यादा बनेगा। अगर ट्विस्ट ज्यादा बना तो स्प्रिंग इलास्टिक होने की वजह से ज्यादा उसको अपोज करने का कोशिश करेगा, तो स्प्रिंग के अंदर क्या बनेगा? रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा बनेगा। अगर बच्चों आपका ये कॉइल डिफ्लेक्ट कम करे, अगर आपका कॉइल डिफ्लेक्ट कम करे तो स्प्रिंग में ट्विस्ट कम बनेगा ना। एंड अगर तुम्हारे स्प्रिंग में ट्विस्ट कम बनेगा, देन डू यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा स्प्रिंग ऑपोज कम करेगा, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क कम होगा। कहने का मतलब कि तुम्हारे स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के साथ, जहां पे थीटा क्या है? कॉइल का डिफ्लेक्शन। कॉइल डिफ्लेक्ट क्यों हुआ? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। कॉइल से जुड़ा कौन है? स्प्रिंग। तो कॉइल के डिफ्लेक्शन की वजह से स्प्रिंग में क्या बनता है? ट्विस्ट। बट स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक। तो स्प्रिंग को यह ट्विस्ट अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो स्प्रिंग ये ट्विस्ट को क्या करता है? ऑपोज। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग अ रिस्टोरिंग टॉर्क। एंड बच्चों, ये जो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क बना वो डिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा कॉइल में डिफ्लेक्शन, उतना ज्यादा स्प्रिंग में ट्विस्ट, उतना ज्यादा स्प्रिंग को ट्विस्ट अपोज करना है तो रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ज्यादा होगा। सिंपल। तो अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू से सब्सटीट्यूट करूं ना बच्चों, तो इक्वल टू करते ही यहां पे आएगा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट आएगा सी, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो रिस्टोरिंग टॉर्क टावर इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, दैट इज नथिंग बट द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है? वेरी गुड। सो ना स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट टू कंक्लूड दिस, हम ऐसा बोलेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ना दो टॉर्क लग रहा है। कितना टॉर्क लग रहा है? दो टॉर्क लग रहा है। पहला टॉर्क बच्चों कहां लग रहा है? जल्दी, पहला टॉर्क कहां लग रहा है? तो पहला टॉर्क स्टूडेंट्स इस कॉइल के अंदर लग रहा है। कॉइल के अंदर बच्चों पहला टॉर्क लग रहा है। एंड वो पहले टॉर्क का वैल्यू कितना है बच्चों? NIAB साइन थीटा, जहां पे याद रखना मैग्नेटिक फील्ड आपका रेडियल है तो आपका थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है। एंड मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल किसने किया? कोर ने, सिलिंड्रिकल कोर ने मैग्नेटिक फील्ड रेडियल कर दिया, तो थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपके इस कॉइल के ऊपर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना लगा, उसके वजह से स्टूडेंट्स आपका कॉइल रोटेट हुआ। अगर आपका कॉइल रोटेट हुआ तो स्प्रिंग में क्या बना बच्चों? स्प्रिंग में क्या बना? तो स्प्रिंग में बना ट्विस्ट्स। लेकिन स्प्रिंग तो क्या है? स्प्रिंग तो इलास्टिक है। तो अगर स्प्रिंग इलास्टिक है तो स्प्रिंग को ये ट्विस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो स्प्रिंग वांट्स टू ऑपोज द ट्विस्ट। स्प्रिंग वांट्स टू ऑपोज द ट्विस्ट। तो अगर स्प्रिंग को ये ट्विस्ट ऑपोज करना चाहता है तो स्प्रिंग ना स्टूडेंट्स अपने अंदर प्रोड्यूस करता है एक रीस्टोरिंग टॉर्क को, जिसको हम कहते हैं टावर। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कॉइल में लगता है टाउ डी, रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग में लगता है टावर, एंड टावर का वैल्यू इज सी थीटा। अब ना स्टूडेंट्स एकदम ठंडे दिमाग से सोचो, टाउ डी एंड टावर में से कौन वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है? सोचो, आप सोचो कि टाउ डी एंड टावर में से वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है? सोचो। लेट्स स्टार्ट विद टाउ डी फर्स्ट। टाउ डी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टाउ डी में सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले है नंबर ऑफ टर्न्स। एक्सपेरिमेंट के दरमियान ये कॉइल का नंबर ऑफ टर्न चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो n इज कांस्टेंट। अच्छा, I क्या है? I है तुम्हारा करंट जो इस कॉइल में से फ्लो कर रहे, वो तो मेजर करना है, वो थोड़ी चेंज होगा, वो तो तुमको मेजर करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। तो तुम्हारा I का वैल्यू जो इस कॉइल में से फ्लो होगा वो भी चेंज नहीं होगा। A क्या है बच्चों? वेरी गुड, एरिया ऑफ द कॉइल। इस कॉइल का एरिया बच्चों, एक्सपेरिमेंट के दरमियान ये एरिया चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा, तो एरिया भी चेंज नहीं होगा, तो ए भी कांस्टेंट। आखिरी टर्म बचता है बी। एक्सपेरिमेंट के दरमियान आपका एक्सटर्नल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एन पोल एंड एस पोल को थोड़ी चेंज करोगे। आप एन पोल एंड एस पोल को थोड़ी चेंज करोगे, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। मतलब कि डियर स्टूडेंट्स,
डू यू अंडरस्टैंड कि आपका हर एक टर्म डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सपेरिमेंट के दरमियान कांस्टेंट रहेगा? अगर आपके इस कॉइल के अंदर लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्सपेरिमेंट के दरमियान कांस्टेंट है तो हम ये कहेंगे कि पूरे एक्सपेरिमेंट के दरमियान कॉइल पे लगने वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल नॉट चेंज। रिस्टोरिंग टॉर्क के बारे में सोचो बच्चों, आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है जो कि स्प्रिंग पे लग रहा है, वो रिस्टोरिंग टॉर्क ना थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा पे डिपेंड करता है तो इट मींस दैट जैसे ही आपका कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपका कॉइल रोटेट होना स्टार्ट हुआ, कॉइल पे लगने वाला थीटा बढ़ने लगा ना। एंड अगर आपके कॉइल का डिफ्लेक्शन थीटा बढ़ने लगा बच्चों, तो स्प्रिंग पे लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा पे डिपेंड करता है एंड थीटा बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग पे लगेगा वो भी बढ़ेगा। तो डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि आपका रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू धीरे 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 बढ़ेगा, जबकि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। वन मोर टाइम, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि आपके कॉइल पे लग रहा है वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो रिस्टोरिंग टॉर्क है जो स्प्रिंग पे लग रहा है वो धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। एक टाइम स्टूडेंट्स ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वैल्यू के साथ बराबर बराबर का हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो कांस्टेंट ही है ना। मान लो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू, मान लो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू है 50 न्यूटन मीटर, 50 मान लो, एंड ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू क्या हो रहा है, कॉइल के डिफ्लेक्शन के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपका रिस्टोरिंग टॉर्क कितना था, मान लो 0 न्यूटन मीटर, जब एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था, एक्सपेरिमेंट चालू हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं था, जस्ट स्टार्टेड ना, तो डिफ्लेक्शन हुआ नहीं था, तो कॉइल में स्प्रिंग बना ही नहीं था, ट्विस्ट्स। तो अगर स्प्रिंग में ट्विस्ट्स बना ही नहीं था, तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क स्टार्टिंग में कितना था, 0। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट हुआ तो स्प्रिंग में ट्विस्ट बना, ट्विस्ट के वजह से स्प्रिंग में बना रिस्टोरिंग टॉर्क में भी 10 न्यूटन मीटर का। अब रिस्टोरिंग टॉर्क छोटा है बच्चों, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बड़ा है, कांस्टेंट है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से कॉइल फर्दर रोटेट। अगर आपका कॉइल फर्दर रोटेट तो आपके स्प्रिंग में फर्दर ट्विस्ट का नंबर बढ़ेगा, एंड अगर स्प्रिंग में ट्विस्ट और बढ़ा तो रिस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ जाएगा। तो अभी 10 न्यूटन से बढ़ के रिस्टोरिंग टॉर्क ना बच्चों हो जाएगा 20 न्यूटन, 20 न्यूटन मीटर। तो 20 न्यूटन मीटर का रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है स्प्रिंग पे, जो कि अभी भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से छोटा है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा होने की वजह से कॉइल और रोटेट होगा, ट्विस्ट और बढ़ेगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते मान लो रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 50 हो गया। अब बच्चों देखो, स्प्रिंग पे कितना लग रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क 50 न्यूटन मीटर, कॉइल पे कितना लग रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 50 न्यूटन मीटर। तो डू यू अंडरस्टैंड कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू स्प्रिंग पे लगने वाले रिस्टोरिंग टॉर्क के वैल्यू के साथ इक्वल हो गया। हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे स्प्रिंग पे लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू कॉइल पे लगने वाले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के वैल्यू से इक्वल हो जाता है। एंड अगर स्टूडेंट्स आपके डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू रिस्टोरिंग टॉर्क के वैल्यू से इक्वल हो गया तो हमारे इस पॉइंटर का फर्दर रोटेट करना बंद हो जाता है। तो हमारा पॉइंटर रोटेट करते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है, एंड वही स्केल पे जो पॉइंट है उसको ही हम बोलते हैं इतना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब अगर स्टूडेंट्स आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना बंद कर दिया तो आप स्विच ऑफ कर दोगे, तो तुरंत आपका आई का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि स्विच बंद हो चुका है। तो कॉइल में करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा, करंट 0, तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तुरंत 0 हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 होगा लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क 0 नहीं होगा। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा ना स्टूडेंट्स, कॉइल के स्प्रिंग को अनवाइंड करता जाएगा। जैसे जैसे बच्चों आपके रिस्टोरिंग टॉर्क की वजह से स्प्रिंग अनवाइंड होगा, वैसे वैसे थीटा अभी घटेगा, एंड थीटा घटेगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू भी घटेगा,
ऐसा होते होते फाइनली जब आपका कॉइल पूरी तरह से अनवाइंड हो चुका है तब थीटा 0 हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क भी 0 हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू रीपरफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट वन मोर टाइम। फिर से आप एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। तो ना स्टूडेंट्स, वर्किंग जो मैंने आप लोगों को बताया, तो क्या है वर्किंग में? वर्किंग में हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेंगे एंड हम साइन थीटा का वैल्यू 1 सोचेंगे। तो ना स्टूडेंट्स, जो हमारे कॉइल पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहां पे लग रहा है? तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लग रहा है ऑन द कॉइल। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, कितना लग रहा है? एन आई ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा तो 1 है ना, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कॉइल पे लगा दैट इज एन आई ए बी। अब हमारा स्प्रिंग क्या है? तो स्प्रिंग इलास्टिक है। तो अगर बच्चों स्प्रिंग इलास्टिक है तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाता है एंड ये रीस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करने का कोशिश करता है। स्टूडेंट्स, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू है एंड हमारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू है वो इक्वल हो जाता है, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कांस्टेंट है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? रिस्टोरिंग टॉर्क एंड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू इक्वल हो जाता है। हमारा टारगेट क्या था स्टूडेंट्स? तो हमारा टारगेट था आई फाइंड आउट करना। आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, मतलब क्या? करंट। तो बाकी के टर्म्स को ना स्टूडेंट्स दूसरे साइड में लेके आएंगे, बाकी के टर्म्स को दूसरे साइड में लेके आएंगे, क्योंकि हमको क्या? करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट आई इज, अगर मैं लिखूं, देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या था स्टूडेंट्स? तो एन आई ए बी, क्योंकि साइन थीटा 1 है ना, एंड रिस्टोरिंग टॉर्क स्टूडेंट्स क्या है? तो कंसीडर करो k इंटू 5। तो I अगर मेरे को चाहिए तो I विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स एन ए बी नीचे, तो आपको मिलेगा k डिवाइडेड बाई एन ए बी इंटू 5। या फिर स्टूडेंट्स अगर आप 5 के टर्म्स में लिखते हो तो ऐसा मिलेगा, अगर आप 5 के टर्म्स में लिखते हो तो आपका एन ए बी ऊपर जाएगा, k नीचे आएगा, तो एन ए बी अपॉन k इंटू आई। कहने का मतलब दोनों से मिल वही रहा है कि आपका जो फाई है एंड आपका जो आई है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब आपका पॉइंटर जितना डिफ्लेक्ट करेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि करंट सर्किट से कितना फ्लो किया। तो लुकिंग एट द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर आप करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब ना स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का करंट सेंसिटिविटी कितना होगा। What is the current sensitivity of this device? Sensitivity वर्ड का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट। सेंसिटिविटी का मतलब है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पे आउटपुट क्या है? हो क्या रहा है? तो हो रहा है डिफ्लेक्शन, कॉइल में डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इज आउटपुट। एंड इनपुट क्या है स्टूडेंट्स? तो इनपुट है आपने जो पास करवाया, तो आपने सर्किट में क्या पास करवाया? करंट। तो करंट सेंसिटिविटी इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर व्हाट इज आउटपुट? कॉइल का डिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज इनपुट स्टूडेंट्स? कॉइल में करंट पास करवाना। तो कॉइल का डिफ्लेक्शन यानी फाई देखो न्यूमरेटर में, एंड कॉइल में से पास करवाया करंट, सो दैट इज इनपुट, देखो डिनोमिनेटर में। बच्चों अगर फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए अपॉन के टाइम्स आई, तो फाई अपॉन आई कितना होगा? आप इस आई को ना बच्चों लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो अगर आपने इस आई को लेफ्ट साइड में लिया तो फाई डिवाइडेड बाय आई क्या हो जाएगा? एन बी ए अपॉन के। दिस इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? अच्छा, ये करंट सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होगा? तो न्यूमरेटर में क्या है? डिफ्लेक्शन, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? करंट, सो इट इज नथिंग बट रेडियन पर एम्पियर। डिफ्लेक्शन ना तो रेडियन, करंट ना तो एम्पियर। या फिर अगर आप पॉइंटर का डिफ्लेक्शन से सोच रहे हो तो उसको डिविजन लिखते हैं कि हमारा पॉइंटर कितनी बार डिफ्लेक्ट हुआ, तो उसको क्या लिखते हैं? डिविजन लिखते हैं। तो यू कैन ऑल्सो कॉल्ड फाई एज डिविजन एंड आई एज एम्पियर। तो आई मतलब एम्पियर, डिविजन पर एम्पियर। ये आपका हो गया करंट सेंसिटिविटी। क्लियर है?
स्टूडेंट्स एक हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ना वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आता है। ये करंट सेंसिटिविटी सीखा, एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसा है ना, सेंसिटिविटी का मतलब अभी भी वही है, सेंसिटिविटी मींस आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट है डिफ्लेक्शन, कॉइल का डिफ्लेक्शन। सो आउटपुट इज डिफ्लेक्शन, दैट इज फाइन। एंड इनपुट ना इस बार स्टूडेंट्स करंट ना लेते हुए वोल्टेज लेंगे। वी विल कंसीडर दैट इनपुट इज राइट नाउ वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, तो इनपुट के जगह पे हम लोग लिखेंगे अभी वोल्टेज, बराबर। तो यहां पे बाजू में मैंने वही लिखा है कि हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी इज phi अपॉन v। phi इज आउटपुट एंड v इज इनपुट, सो आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज व्हाट, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओहम्स लॉ आता है आपको, व्हाट इज ओहम्स लॉ? तो ओहम्स लॉ के अनुसार स्टूडेंट्स हमको मालूम है कि v इज इक्वल्स टू I इंटू आर। ओहम्स लॉ, v इज I इंटू आर। स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि phi अपॉन I करंट सेंसिटिविटी था। phi अपॉन I इज करंट सेंसिटिविटी, मतलब कि स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं इट इज करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R। एंड करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू कितना था, NBA अपॉन K। तो आपका करंट सेंसिटिविटी यानी NBA अपॉन K इज मल्टीप्लाइड बाय R इन द डिनोमिनेटर, ये आपका हो जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। एंड SI यूनिट वोल्टेज सेंसिटिविटी का होगा रेडियन पर वोल्टेज, बिकॉज इट इज डिफ्लेक्शन बाय V ना, V मतलब क्या, वोल्टेज। सो रेडियन पर वोल्टेज या डिविजन पर वोल्टेज, दिस बिकम्स द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? वेरी गुड। एक छोटा सा पॉइंट है स्टूडेंट्स विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल्स होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा टेंड करता है, इच्छा दिखाता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। मैग्नेटिक डाइपोल्स हमेशा टेंड करता है, इच्छा दिखाता है कि वो अलाइन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मतलब कि स्टूडेंट्स ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ऑरेंज वाले लाइंस, एंड ये आपका करंट कैरिंग कॉइल है। जब आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल होता है ऐसे, ये करंट कैरिंग कॉइल है, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, तो ना स्टूडेंट्स फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को आप कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका जो थंब होगा ना स्टूडेंट्स, वो थंब आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देता है। थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सिंबल इज कैपिटल M या फिर म्यू कहते हैं। तो अब अगर स्टूडेंट्स आप ये कॉइल को ऐसा वर्टिकल सोचो, इफ यू थिंक दिस कॉइल टू बी वर्टिकल, तो आपका कैपिटल M किधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन, ये सबसे अच्छा स्टेबल पोजीशन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, बिकॉज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा इच्छा दिखाता है कि उसको अलाइन होना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है, तो हम कहेंगे कि हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है। पर हमेशा स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिफ्लेक्ट करवा दिया, जस्ट लाइक दिस, अगर स्टूडेंट्स मैंने इस इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन वाले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे रोटेट करवा दिया, तो अब हमारा डाइपोल मोमेंट ऐसा तिरछा है, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में नहीं रहना चाहता है, डाइपोल मोमेंट रहना चाहता है अपने स्टेबल पोजीशन पे। तो स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन पे हमने अगर जबरदस्ती मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रोटेट किया, तो वी विल हैव टू डू वर्क। क्या करना पड़ेगा, वर्क। ये जो स्टूडेंट्स हम वर्क करते हैं स्टेबल से डाइपोल को अनस्टेबल करने के लिए, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड विद इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जरा डेफिनेशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है, इज डिफाइंड एज होता है, तो क्या होता है, वर्क डन, जो वर्क हमने किया। एंड स्टूडेंट्स हमने वर्क क्यों किया, क्योंकि हमको रोटेट करना है। क्या रोटेट करना है, डाइपोल को रोटेट करना है। कहां से रोटेट करना है स्टूडेंट्स, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से। तो ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी, एकदम स्टेबल पोजीशन, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी से एनी डिजायर्ड पोटेंशियल एनर्जी तक,
जीरो पोटेंशियल एनर्जी से एनी डिजायर्ड पोजीशन तक। अगर हमने डाइपोल को रोटेट किया तो हमको करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स वर्क, एंड ये जो वर्क हमने किया दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? सो दिस बिकम्स द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। वी विल स्टॉप आवर लेक्चर टुडे। कैसे ना स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तो ये एमसीजी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप एक बार रिवाइज करके आओ। Thank you very much dear students for watching Edwiz Learning, Live to Learn. All the very best.